Dear viewers and welcome to my YouTube channel Business and Accounting Tutorials। आज की हमारी वीडियो सीनियर ऑडिटर के पास्ट पेपर्स के बारे में है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपकमिंग टेस्ट है सीनियर ऑडिटर का, तो उसके लिए मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड MCQs बताने हैं। और ये MCQs 2017 और 2020 में कंडक्ट किए गए टेस्ट से मैंने कलेक्ट किए हैं। तो ये MCQs आज की इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सीनियर ऑडिटर का जो पेपर है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक इंग्लिश पोर्शन होता है जिसमें टोटल 20 MCQs होते हैं और दूसरी प्रोफेशनल पोर्शन होता है जो टोटल 80 MCQs पे मुश्तमिल होता है। प्रोफेशनल पोर्शन में जो MCQs रिपीट हुए थे अब उसी पे नज़र दौड़ाएंगे। इसमें सबसे पहले है करंट रेशो। जैसे कि आपको पता है कि करंट रेशो का फार्मूला हमारे पास करंट एसेट बटा करंट लाइबिलिटी है, तो इसमें C नंबर वाला ठीक है। नंबर 2 में लिखा है इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर कॉस्ट प्लानिंग, यानी कॉस्ट प्लानिंग के लिए हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टूल है वो बजट है, क्योंकि बजट पे बेस करके हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करनी है। तीसरे नंबर पे लिखा है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कौन करते हैं? ये इंटरनल मैनेजमेंट कंडक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा है इंटीरियम ऑडिट। इंटीरियम ऑडिट हमारे पास क्या होता है? इंटीरियम ऑडिट साल ख़त्म होने से पहले उसको कंडक्ट करते हैं और नॉर्मली ये साल के दरमियान में उसको कंडक्ट किया जाता है। और कौन ये करते हैं? ये इंटरनल मैनेजमेंट वाले करते हैं, लेकिन इंटरनल मैनेजमेंट में फिर सीनियर जो स्टाफ होता है वो उसको कंडक्ट करते हैं। 5 नंबर पे लिखा होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डबल इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अच्छा, 6 नंबर में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेट्स। बाकी जो बिल्डिंग है, प्रीपेड एक्सपेंस है, कैश बैलेंस है, वो तो हमारे पास एसेट्स में शामिल है, लेकिन लोन फ्रॉम बैंक हमारे पास लाइबिलिटी है, लिहाजा इसमें ए वाली ऑप्शन ठीक है। 6 नंबर पे लिखा होता है कि जितने भी एसेट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फिज़िकल फॉर्म में हो, कैश में हो, टेंजेबल एसेट्स हो, जो भी एसेट्स हो, अगर जो ओनर बिज़नेस का होता है अगर वो उसको विड्रा करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करे तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास ड्राइंग में शामिल है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट ओनर अपने बिज़नेस से निकाल के पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर देता है तो उसको हम ड्राइंग कंसीडर करते हैं। अच्छा, 8 नंबर पे सर्टिफाइड ऑडिट सैम्पलिंग, यानी सर्टिफाइड ऑडिट सैम्पलिंग वो टेक्निक्स होते हैं जिसमें ऑडिटर रेंडमली चंद आइटम को उठा के ऑडिट के लिए एज ए सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये ट्रांजैक्शन ठीक है तो फिर हम ऑडिट को इसी तरीके से कंडक्ट करेंगे। 9 नंबर पे लिखा है कि जो हमारे पास हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, अब उसकी रिव्यू के लिए कौन से स्टैंडर्ड पे आपने जाना है? तो उसके लिए हमारे पास D नंबर वाला ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, यानी जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो इसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट के तहत उसको रिव्यू किया जाता है। 10 नंबर पे लिखा है द आउटकम ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट का आउटकम रिजल्ट क्या होता है? ये हमारे पास रिपोर्ट होता है जिसमें ऑडिटर ने ओपिनियन देने होते हैं उसी इदारे के मुतल्लिक। जी, 11 नंबर पे लिखा होता है कि किसी भी बिज़नेस के कैश एट बैंक जो होता है, यानी बैंक में जो उसका बैलेंस होता है, अगर ऑडिटर ने उसको वेरीफाई कर लिया तो फिर उसके बाद ऑडिटर कौन सा टेक्निक यूज़ कर देता है? कन्फर्मेशन फ्रॉम रिलीवेंट बैंक, उसी बैंक से कन्फर्मेशन कर सकता है, या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। जो ऑडिटर ने प्रूफ कर दी कि वाकई बिल्कुल कैश एट बैंक ठीक है तो उसमें ऑडिटर किसी इन 2 में से चूज़ कर सकता है, यानी कन्फर्मेशन फ्रॉम बैंक वाला भी ठीक है और दूसरा बैंक रिकन्सिलिएशन जो स्टेटमेंट्स उसने अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है तो उसी पे भी बिलीव कर सकता है, लिहाजा इसमें 3 वाली ऑप्शन ठीक है।
12 नंबर पे लिखा होता है कि फाइनल ऑडिट क्या है। हमारे पास नॉर्मली ऑडिट की 3 किस्में हैं। एक कंटिन्यूस ऑडिट है जो डेली बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है, दूसरी इंटीरिम ऑडिट है जो साल के दरमियान में कंडक्ट होती है, और तीसरी फाइनल ऑडिट है जो साल के आखिर में यानी साल ख़त्म होने के बाद उसको कंडक्ट किया जाता है। लिहाजा इसमें हमारे पास ए वाली ऑप्शन ठीक है। अच्छा, 13 नंबर पे लिखा होता है ISQC। ये किस चीज़ की एब्रीवेशन है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। 14 नंबर पे हमारे पास लिखा होता है IAASB यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। 15 नंबर पे IFAC इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ अकाउंटेंट्स। 16 नंबर पे लिखा होता है कि ऑडिटर उस चीज़ की गारंटी देता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करती है, वो किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि ऑडिटर ने जस्ट ओपिनियन देने होते हैं कि हमारे ओपिनियन के मुताबिक ये चीज़ इसी तरह है। लिहाजा इसमें डी वाली ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ऑडिटर तो गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहता है कि जहाँ तक मेरी प्रोफेशनल जजमेंट है और जहाँ तक मेरा इल्म है उसी के मुताबिक ये ठीक है, और वो ओपिनियन देता है, वो किसी भी सूरत में उसकी गारंटी नहीं देता। अच्छा, 17 नंबर पे लिखा होता है कि जो फेडरल इंस्टीट्यूट है या फेडरल डिपार्टमेंट है वो प्रोक्यूरमेंट किस तरह करते हैं। वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के तहत प्रोक्यूरमेंट करते हैं, यानी सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर बिडिंग लेते हैं, फिर उसको पब्लिसिटी करते हैं। फेडरल के जितने भी इदारे हैं वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के मुताबिक अपने प्रोक्यूरमेंट करते हैं। और ये ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग आपको कहाँ से मिलेगा? पेपरा का जो 2004 के जो रूल्स है उसी में आपको ओपन कम्पिटिटिव का टॉपिक वहाँ पे मिलेगा। 18 नंबर पे लिखा होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स हमारे पास टोटल 6 किस्म के होते हैं, यानी हमारे पास जो एसेट्स है वो 6 किस्मों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है, लिक्विड और क्विक एसेट्स है, और वास्टिंग एसेट्स है। अच्छा, डिप्रिसिएशन इज़ बेसिकली लॉस फॉर ए बिजनेस, क्योंकि हम हर साल उसी एसेट्स की वैल्यू में कमी लाते हैं, तो ये बिजनेस के लिए एज ए लॉस कंसिडर होता है। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परचेजेस हमारे पास टोटल 4 किस्म के होते हैं, जिसमें कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, परचेज रिटर्न है, और परचेज डिस्काउंट है। अच्छा, 21 नंबर पे लिखा होता है कि एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। जो भी कानूनन जो जायज़ एक्टिविटी होती है मुआशरे के और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो हमारे पास बिज़नेस है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जुआ या किसी और चीज़ से स्मगलिंग से पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें तो अर्निंग होती है लेकिन लीगल तो नहीं है। लिहाजा जितने भी लीगल एक्टिविटीज़ होते हैं जो कानून और मुआशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ठीक होते हैं, वो हमारे पास बिज़नेस है। 22 नंबर पे लिखा होता है कि 2 बंदों या 2 पार्टियों के दरमियान जो फाइनेंशियल डीलिंग होती है, यानी जिसमें मॉनेटरी वैल्यू शामिल है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। 23 नंबर पे लिखा होता है कि वो कौन सी टाइप ऑफ बिज़नेस है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी है। वेजेस नॉर्मली डेली बेसिस पे पेड किए जाते हैं या वीकली बेसिस पे पेड किए जाते हैं, लिहाजा वेजेस हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेमेंट करते हैं। अच्छा, जो डबल एंट्री सिस्टम्स है जो अभी तक प्रैक्टिसेस में है, जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होती है, उसका फ़ादर कौन है? उसकी फ़ादर है लुका फिशैली, यानी लुका फिशैली ने डबल एंट्री बुक कीपिंग की बुनियाद रखी थी। अच्छा, फिर हम जाते अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग जैसा कि आपको पता है कि इसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्लासीफाइंग होती है, समराइजिंग होती है बिज़नेस ट्रांजैक्शन की, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग है। और दूसरी ऑप्शन उसके साथ बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग जस्ट रिकॉर्डिंग फेस का नाम है, उसमें क्लासिफिकेशन समराइजेशन वगैरह नहीं होती, लिहाजा यहाँ पे C नंबर वाला अकाउंटिंग ठीक है। अच्छा, 27 नंबर पे लिखा होता है कि लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग अदर्स टू वर्क टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो लीडर हमारे पास होते हैं
वो क्या काम करते हैं, वो अपने वर्कर को, सुपरवाइज़र को मोटिवेट करते हैं किस चीज़ की तरफ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो सके। अच्छा, 28 नंबर पे लिखा होता है कि प्लानिंग के फंक्शंस मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट के हमारे पास ये तीनों फंक्शंस शामिल है, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, एक्सेट्रा। 29 नंबर पे लिखा होता है कि जो बैंकिंग कंपनीज है पाकिस्तान में, वो किस चीज़ के तहत, कौन से आइन, कौन से रूल्स के तहत अपने ऑडिट रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं। तो कंपनीज़ के लिए जो स्पेशल आर्डिनेंस है वो बैंकिंग कंपनीज आर्डिनेंस 1962 है। उसके अलावा कंपनियों के लिए है कंपनीज आर्डिनेंस 1984। अभी ये 1984 वाला कंपनीज एक्ट 2017 है। तो एक तो बैंकिंग कंपनीज के लिए होता है और बैंकिंग ऑलरेडी भी कंपनी में शामिल है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ए और बी दोनों ठीक है। अच्छा, 30 नंबर पे लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट और इंक्लूडिंग कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट दो हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, एक फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट है और दूसरा डायरेक्ट लेबर कास्ट है। तो इसमें जो सुपरवाइजरी वेजेस है ये फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल है, लिहाजा ये कन्वर्जन कास्ट में शामिल किए जाते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम्स इन अकाउंटिंग। डबल एंट्री सिस्टम्स में हम यहाँ इन चार चीज़ों में कौन से एस्पेक्ट्स वाले इसको ज़्यादा कवर करते हैं, क्योंकि कैश बुक है, कैश बुक में हमारे पास एक तरफ डेबिट है और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड से, लिहाजा इसमें कैश बुक वाला ऑप्शन ठीक है। 32 नंबर पे लिखा होता है कि वो ट्रांजैक्शंस जो किसी प्राइम एंट्री बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, जर्नल में रिकॉर्ड होती है। अच्छा, 33 नंबर पे लिखा होता है कि बिज़नेस का जो टोटल कैपिटल है वो 1 लाख है, जबकि उसकी लाइबिलिटी 40,000 है। अब उसके टोटल एसेट्स कितने होंगे, उसके टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल को मिला के उसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशंस हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो इसमें कैपिटल और लाइबिलिटी को इकट्ठा करके टोटल एसेट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1,40,000 वाला ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कास्ट ऑफ परचेज, यानी परचेजेज में हमारे पास फ्रेट इन आता है, यानी जितने भी अखराजात परचेजिंग पर होते हैं अपने डिपार्टमेंट तक ले आने पर, तो उसको हम परचेजिंग कास्ट में शामिल करते हैं, लिहाजा परचेजिंग पर जो किराया आता है उसको हम फ्रेट इन कहते हैं। अच्छा, 35 नंबर पे लिखा होता है कि बैंक और ड्राफ्ट का जो अमाउंट होता है वो बैंक स्टेटमेंट में किस साइड पे होती है, डेबिट साइड पे होती है, क्योंकि बैंक के लिए जो क्रेडिट साइड होता है वो फेवरेबल होता है और जो डेबिट साइड होता है वो अनफेवरेबल होता है, लिहाजा यहाँ पर डेबिट ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज़ नॉट डिप्रिसिएटेड, यहाँ पर हमारे पास 3 एसेट्स है, एडवांसेस है, लैंड है, बिल्डिंग है। इसमें कौन से डिप्रिसिएट नहीं होता, यानी डिप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन होती है, लैंड पे हमेशा एप्रिसिएशन होती है, ये बात याद रखनी चाहिए। तो इसमें 1 और 2 वाली ठीक है, यानी जो थर्ड F नंबर पे लिखा है वो ठीक है। अच्छा, जो हम एडवांस में पेमेंट करते हैं वो क्या है, वो हमारे पास रिसीवेबल है, हमारे पास एसेट्स है। अच्छा, करेक्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट्स मनफी लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर इक्विटी, बी वाला ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर हम ये इक्वेशन इस तरह भी आ सकता है कि एसेट्स इज इक्वल टू ओनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अच्छा, ये इक्वेशन इस तरह भी आ सकता है कि एसेट्स मनफी ओनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ये इस तरह भी आ सकता है। अच्छा, अनअर्न्ड इनकम इज क्लासिफाइड एज ए लाइबिलिटी, जो रेवेन्यू आपने कमाई अभी तक कमाया नहीं है लेकिन वो हमारे पास एज ए लाइबिलिटी कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने, कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी कि आपने कल मुझे ये चीज़ सप्लाई करनी है, कल आपने मुझे ये भेजनी है, तो ये अभी तक तो आपके पास लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने अभी तक किसी चीज़ को सेल आउट नहीं किया हुआ है। अच्छा, 40 नंबर पे लिखा होता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती है, वो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि जो लिस्टेड कंपनीज है सिर्फ उसी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं।
इसी के अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते। अच्छा, 41 नंबर पे लिखा होता है कि आपके पास एक एसेट्स है, एक गुड्स है, जो भी चीज़ है 400 रुपये की, आपने उसे फ़रोख्त कर दी 550 रुपये पे, तो नेट एसेट्स हमारे पास कितना बचेगा? तो 400 की तो उसकी वैल्यू थी, 550 पे आपने सेल आउट कर दी तो 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बी नंबर वाला ठीक है, यानी 150 रुपये आपका जो एसेट्स है उसमें नेट इंक्रीज़ आ जाएगा। 42 नंबर पे लिखा होता है कि मिस्टर ज़फ़रान इंट्रोड्यूस कार टू बिज़नेस। अच्छा, एक बंदा है, उसने अपने कार को बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तरफ तो एसेट्स में इजाफा होगा, दूसरी तरफ उसके ओनर इक्विटी में इजाफा होगा। एसेट्स प्लस ओनर इक्विटी वाला बी वाला ऑप्शन ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डियर व्यूवर्स, जो दूसरा पोर्शन होता है सीनियर ऑडिटर के टेस्ट का, वो इंग्लिश का पोर्शन होगा जिसमें 20 MCQs होंगे। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं ही केम इन लंदन ऑन अगस्त, बी वाला ठीक है। दूसरे में बी वाला ऑप्शन ठीक है। थर्ड नंबर पे आई वुड रेदर डाई देन बेग, इन यहाँ पर जो देन है वो हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है। इसी तरह एज वेल एज हमारे पास कंजंक्शन है। 5 नंबर पे लिखा हो कि डीप है, वो हमारे पास एडवर्ब है। ही इज़ बीन लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर अगर डेट वगैरह मेंशन था या इस तरह था कि वो इसी टाइम से रह रहा है तो फिर हमारे पास सीन आ जाना था, लेकिन यहाँ पे वैसे आम स्टेटमेंट है तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इफ़ आई हैव मनी आई विल परचेज इट टुमारो, जब टुमारो का जिक्र आएगा तो उसमें फ्यूचर टेस्ट होगा, यानी विल वगैरह आ जाएगा। अच्छा, 8 नंबर पे लिखा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो टू मच डेंजरस है, यानी टू जो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा 9 नंबर पे लिखा है वाइल यूके हैज़ अर्नड रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर्स इट स्टिल लैग्स, यानी बी वाला ऑप्शन ठीक है। जी दोस्तों, सीनियर ऑडिट का 2017 का जो टेस्ट था उसमें इंग्लिश के जितने भी MCQs थे वो ई बुक से लिए गए थे। जी दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीनियर ऑडिटर टेस्ट के हवाले से आप हमारी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट सिलेबस और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन सोर्सेज का बताया हुआ है। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक का इजहार भी कमेंट में लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।